गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिहार स्टेट होम साइंस सोल्व पेपर प्रैक्टिस बुक प्रैक्टिस सेट नंबर आज का होगा 15, जो कि आज हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, रासायनिक विसंक्रामक है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक विसंक्रामक भी निसंक्रमण किया जाता है। ये पदार्थ ठोस, तरल व गैस तीनों रूपों में होते हैं। प्रमुख निसंक्रामक निम्नलिखित है: फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, चूना, डीडीटी, क्लोरीन आदि। एक का हो जाएगा डी, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। 2 नंबर में उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए वातावरणीय स्वच्छता तथा शारीरिक स्वच्छता दोनों ही आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारे शरीर तथा उसके अंगों की सफाई आती है। वातावरणीय स्वच्छता का संबंध घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता से है। तो 2 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से दोनों, जो कि वातावरणीय और शारीरिक हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद 3 में है, खाली कैलोरी से तात्पर्य है। खाली कैलोरी से तात्पर्य है सिर्फ कैलोरी, ओनली कैलोरी है। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। 3 का हो जाएगा बी, सिर्फ कैलोरी। ओके। 4 में है, निर्जलित आलूओं, पालक, फूलगोभी और रागी आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए कितनी? पालक, मेथी, बथुआ, चौराई, चने का साग, सरसों का साग, पुदीना, हरा धनिया, फूलगोभी आदि में लोहा, कैल्शियम, रेशा, फोलिक अम्ल, विटामिन B2 होता है। निर्जलित आलूओं, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा 18 से 24% के बीच होनी चाहिए तथा उचित तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। 4 का हो जाएगा सी। 4 का सी हो जाएगा 18 से 24। ओके। 5 में है, वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये तो सबको पता होगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 में है, कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा, तो जितना अधिक सामंजस्य होगा उतना कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा। तो 6 का हो जाएगा बी। 7 में है, इस प्रकार की हड्डी टूट में एक अपरिपक्व हड्डी में विभाजन होता है और यह आमतौर पर बच्चों में होता है। ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर की हड्डी टूट में एक अपरिपक्व हड्डी में विभाजन होता है और यह आमतौर पर बच्चों में होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हड्डी से संबंधित समस्या है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं लेकिन हड्डी 2 भागों में टूटकर अलग नहीं होती, इसलिए इनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी कहते हैं। हरी छड़ी को तोड़ा जाता है तो वह मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है। उसी आधार पर इस समस्या का नाम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर पड़ा। इसे पार्शियल फ्रैक्चर भी कहते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ज़्यादातर 10 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा गया है। क्योंकि बच्चों की हड्डियां मुलायम और लचीली होती है, इसलिए बड़ों की तुलना में बच्चों को ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ज़्यादा प्रभावित होता है। 7 का हो जाएगा बी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ओके। एंडोमार्फिक व्यक्ति होते हैं। मनोवैज्ञानिक युग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, मध्यमुखी व्यक्तित्व। इंडोमार्फिक या अंतर्मुखी व्यक्ति अपने आप में अधिक रुचि रखते हैं। ये मोटे, छोटे, गोल व चर्बी युक्त शरीर वाले होते हैं। ये आराम तलब व लोकप्रिय होते हैं। इस व्यक्तित्व के मनुष्य दार्शनिक व विचारक होते हैं। 8 का हो जाएगा डी, छोटे और मोटे। ठीक है। इसके बाद है 9 में है, खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है। बालकों के लिए खेल एक स्वाभाविक क्रिया है जो आत्म प्रेरित होती है और आनंददायक भी होती है। खेल के मैदान का बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। खेल के द्वारा बच्चों में सहकारिता की भावना का भी विकास होता है। 9 का हो जाएगा डी, 5 में से सभी।
10 में है गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। गिलफोर्ड के अनुसार मानव बुद्धि को 120 कारकों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात गिलफोर्ड के अनुसार मानव बुद्धि एक संरचना प्रतिमान होता है जिसमें 3 आयाम होता है: संचालन, उत्पादन, विषय वस्तु। सो 10 का हो जाएगा बी 120 कारक। क्वेश्चन नंबर 11, तीव्र बुद्धि मानव का IQ होता है तो इसका 140 से अधिक होगा। ठीक है, ए हो जाएगा। 12 में है जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है। जहाँ ध्वनिग्राम होते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी, जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है। जहाँ भाषा बनाने वाले ध्वनिग्राम होते हैं। सो 12 का हो जाएगा बी। 13 में है भग्ननाशा उत्पन्न करने वाले कारक है। जब व्यक्ति किसी आवश्यकता की पूर्ति में बार बार असफल हो जाता है तो उसमें भग्ननाशा आ जाती है। इसके आने पर व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है, परंतु कुछ साहसी लोग कार्य न छोड़कर पुनः उसमें लग जाते हैं और कठिनाइयों को झेलकर सफल हो जाते हैं। एक व्यक्ति के अंदर भग्ननाशा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्राकृतिक इत्यादि कारकों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। सो 13 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 14 में बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है: बच्चों का खराब स्वास्थ्य, मनोभावनात्मक असुरक्षा, अपर्याप्त प्रशिक्षण, भय आदि के कारण बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत पड़ जाती है। बिस्तर गीला करने वाले बालकों को अपनी इस आदत का प्रायः ज्ञान नहीं होता। सो 14 का हो जाएगा डी। 15 में है बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु को उन्मुक्त देता है वह क्या है, तो कोलेस्ट्रम हो जाएगा। 15 का बी हो जाएगा। 16 में है सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात क्या होना चाहिए, तो 1:4 है। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क की अपेक्षा भिन्न होता है। सिर की तुलना में भुजाएं, धड़ तथा पैर छोटे होते हैं। शिशु का सिर उसके पूरे शरीर का 1/4 यानी 1:4 भाग होता है। सो 16 का हो जाएगा बी। 17 में शिशु के जन्म के बाद के 15 से 30 मिनट का समय क्या कहलाता है, जन्म के बाद 15 से 20 मिनट का समय पार्चुनेट कहलाता है। यह वह समय है जब बालक अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता। इस अवस्था के बाद आहार नाल काटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। सो 17 का हो जाएगा ए। 18 में है निम्न में किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चों के समान होती है। मानव में शुक्राणुओं की संरचना मेढक के बच्चे के समान होती है। शुक्राणु के सिर वाला हिस्सा एक सिरे पर अंडाकार और दूसरे सिरे पर चपटा होते हैं, जबकि मध्य भाग में स्पर्म शुक्राणु का पावर हाउस होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसी में स्थित होता है जो स्पर्म को तैरने की ताकत देता है, तथा तीसरा एवं अंतिम भाग पूंछ के समान होता है जिसमें माइक्रोट्यूब्स होते हैं जो स्पर्म को आगे की ओर धक्का देते हैं। सभी शुक्राणु एक समान नहीं होते, कुछ में सिर बड़े होते हैं, कुछ में पूंछ, कुछ में मुड़े हुए पूंछ होते हैं तो कुछ में स्पाइरल होते हैं। तो 18 का क्या हो जाएगा सी, शुक्राणु। निषेचन की क्रिया होती है। नए जीव का सृजनात्मक क्रिया गर्भाधान के समय से आरंभ होती है। निषेचन गर्भाधान की तीसरी अवस्था है। यह गर्भाधान के समय ही होती है। अंडाणु के डिंबवाहिनी नालिका में प्रवेश करने के 12 से 36 घंटों के अंदर ही शुक्राणु के मिल जाने की स्थिति में वह निषेचित हो जाता है। सो 19 का हो जाएगा सी, अंडवाहिनी। 20 में है थकान दूर करने के उपाय। थकान दूर करने के उपाय है कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, रेखित या ऐच्छिक पेशियों में निरंतर कार्य करने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किण्वन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने से आकुंचन क्षमता प्रभावित होती है, इसे पेशीय थकावट कहते हैं। कुछ समय विश्राम कर लेने के पश्चात लैक्टिक अम्ल का पुनः ऑक्सीजन हो जाता है और पेशी सामान्य स्थिति में आ जाती है। सो 20 का हो जाएगा सी, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। ओके। 21 में है फ्लोपियन नली डॉट डॉट भी कहलाती है। फ्लोपियन ट्यूब नली, अंड नली,
डक्ट भी कहलाती है। अंडवाहिनियाँ प्रत्येक अंडाशय में एक एक नालिका शुरू होती है जिसका दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसे ही अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट और फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। यह अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाती है और जब अंडाणु अंडाशय में देह गुना में आता है तो यह पूर्ण परिपक्व नहीं होता। इसका शेष परिपक्व अंडवाहिनी में ही होता है और निषेचन की क्रिया भी अंडवाहिनी में ही होती है। मादा जनन तंत्र में पहुंचने के पश्चात नर शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता 2 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। 21 का हो जाएगा ए अंडनली। 22 में है अंडाणु परिपक्व होता है। 28 दिन में अंडाणु परिपक्व होता है जब लड़कियों का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है अर्थात पूर्णतः युवा हो जाती है या उनके योनि मार्ग से रक्त स्रावन होना प्रारंभ होता है उसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म प्रारंभ होने का अर्थ यह है कि स्त्री की प्रजनन इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो गई है तथा उनमें माता बनने की जैविकीय क्षमता आ चुकी है। 22 का हो जाएगा सी 28 दिन। क्वेश्चन नंबर 23, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? आहार के पाचन के परिणाम स्वरूप जो शर्करा शोषित की जाती है उसकी अतिरिक्त मात्रा को यकृत ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेता है। इस संचित ग्लाइकोजन को आवश्यकता पड़ने पर पुनः शर्करा के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है तथा इस रूप में शरीर में रक्त में मिला दिया जाता है। शर्करा के अतिरिक्त लोहा तथा तांबा नामक खनिज, लवण एवं विभिन्न विटामिनों को भी यकृत संचित करता है। 23 का हो जाएगा डी। 23 का हो जाएगा डी ग्लाइकोजन। ओके। 24 में भोजन में उपस्थित रफेज रेशेदार पदार्थ डॉट करने में सहायता करती है। प्रत्येक दिन के आहार में रेशेदार पदार्थ अवश्य होना चाहिए जो कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, जैसे पत्ते वाला सब्जियां या छिलके सहित अन्न आदि। ये आहार नाल के कर्माकुंचन गति में सहायक होते हैं। 24 का हो जाएगा सी। ओके। 25 में है उदर आंत नालिका की आधारभूत प्रेरक गति डॉट कहलाती है। उदर आंत नालिका की आधारभूत प्रेरक गति पेरिस्टेलिसिस कहलाती है। 25 का हो जाएगा डी पेरिस्टेलिसिस। ओके। 26 में जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को कहते हैं वह। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। हाँ 26, जब किसी कारण से फेफड़े तथा ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को एस्फिक्सिया कहते हैं। 26 का हो जाएगा ए। 27, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमयन होता है। तो 27 का वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमयन विसरण डिफ्यूजन कहलाती है। गैसीय विनिमयन प्रत्येक अंतःश्वास की 350 ml वायु से लगभग 69 मिलीलीटर ऑक्सीजन वायु कोष्ठ में आती है और उच्चावास के समय वायु के कोष्ठकों से बाहर वापस जाने वाली 350 मिलीलीटर वायु में 48 मिलीलीटर निकल जाती है। इसी को गैसीय विनिमयन कहते हैं। 27 का हो जाएगा बी विसरण। ओके। 28, बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है। वृद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपस संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। अतिरिक्त से निश्चितता की ओर जाना बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 28 का हो जाएगा ए। 29, भाषा के अध्ययन में सतह सरफेस संरचना स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना स्ट्रक्चर। भाषा के अध्ययन में सतह सरफेस संरचना स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? तो नॉर्म चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। सतह संरचना भाषा का वह रूप है जो गहरी संरचना पर आधारित है। गहरी संरचना वाक्य के अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। 29 का हो जाएगा डी। 30 में है अन्य इच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंध और प्रतिरूपण की प्रक्रिया का
होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो हो जाएगा सी, व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। अनिच्छित व्यवहार एलिमिनेट अनडिजरेबल बिहेवियर्स को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंध और प्रतिरूपण का होना व्यवहार परिवर्तन बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहलाता है। 130 का हो जाएगा सी। 31 में 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या, ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स क्या बताओ हर चैप्टर में लगभग ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ए 20। ओके, 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। पहली बार के दांतों को दूध के दांत या अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, और दूसरी बार के दांतों को अस्थायी दांत कहते हैं। मनुष्य में दांत मैक्सिला तथा डेंट्री अस्थि पर स्थित होते हैं। सो 31 का हो जाएगा ए। ओके, 32 में MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? MMR अर्थात गलगंड, मम्स और जर्मन खसरा रुबेला गंभीर बीमारी है। ये बीमारी हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इनके बचाव के लिए टीके लगवाए जाने चाहिए। बच्चों को MMR टीके 2 खुराक दी जानी चाहिए। पहली खुराक 12 से 15 माह पर और दूसरी खुराक 4 से 6 वर्ष की उम्र में दी जानी चाहिए। सो 15 का हो जाएगा बी, 15 माह। ओके, 33 में है खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु है। तो खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु 9 महीने है। यह भी संक्रामक बीमारी है तथा संपर्क में आने पर होने का डर रहता है। प्रारंभ में साधारण सर्दी और खांसी हो जाती है। वह नाक और आंखों से पानी बहने लगती है। लक्षण बुखार के तीसरे या चौथे दिन शरीर पर दाने निकल आते हैं। ये दाने सर्वप्रथम कान के पीछे तथा गर्दन के चारों ओर दिखाई देते हैं। सो 33 का हो जाएगा सी, और 9 महीने। ओके, 34 में स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई, तो सामान्य शिशु की लंबाई 18 से 20 इंच होती है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत लंबाई 19.5 इंच होती है। अक्सर जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। सो 34 का हो जाएगा बी, 18 से 20। 1 मिनट, 35 इधर गया। शिशुओं के दूध छोड़ने की प्रक्रिया क्या है? ओके, दिए गए विकल्प में स्तनपान छोड़ना और कम कड़ा भोजन खाना शुरू करना ही शिशु के दूध छोड़ने की प्रक्रिया है। जब शिशु की अवस्था 6 से 9 माह के मध्य हो तो माता को धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाने का अभ्यास शिशु को कराना चाहिए। इस समय उसे ऊपर का दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थ देने चाहिए। स्तनपान छोड़ने के उपरांत शिशु का आहार उत्तम स्वास्थ्य तथा शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक है। शिशु के शरीर को प्रोटीन, समस्त विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि अधिक चाहिए। अतः शिशुओं को दूध, दही, अंडा, पनीर, रसदार फल, हरे साग, मछली का तेल, आलू आदि पदार्थों को उचित रीति से तैयार करके तथा उचित मात्रा में देना चाहिए। सो 35 का हो जाएगा बी। ठीक है, 36 में है बच्चों के पालन पोषण में अभिभावक अपने बच्चे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं तथा उनके तर्क एवं व्याख्या पर विश्वास करते हैं। यह अभिभावकीय शैली मतलब कैसी है? सो पूछ रहा है। तो बच्चे के पालन पोषण में अभिभावक अपने बच्चे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं तथा उनके तर्क तथा व्याख्या पर विश्वास करते हैं। यह अभिभावकीयशील अनुज्ञापक शैली है। सो 36 का हो जाएगा सी। ओके, 37 प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं। 1 मिनट, हाँ, क्या कहते? प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। सामान्य प्रसव भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक गर्भवती स्त्री 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चों को जन्म देती है। लगभग 80 से 85% महिलाओं को सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है, परंतु कुछ स्थितियां जिसमें माँ या बच्चे की जान को खतरा होता है उनका प्रसव सर्जरी द्वारा गर्भाशय को काटकर शिशु को बाहर निकाला जाता है। सो 37 का हो जाएगा ए, स्वाभाविक प्रसव। गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? प्लेसेंटा महिला के शरीर का अभिन्न अंग होता है जो गर्भाशय में बच्चों को सुरक्षा, पोषण एवं ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चा गर्भ में इसी के सहारे जीवित रहता है। सो 38 का हो जाएगा सी, प्लेसेंटा। 39 में है शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या क्या प्रयोग करना चाहिए?
तो शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए मुख्य रूप से जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की अलग से समुचित एवं उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिशु की देखभाल की पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 39 का हो जाएगा सी, जिला चिकित्सालय शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। ओके। 40 डायफ्राम क्या है? डायफ्राम गर्भ निरोधक का एक कारगर उपाय है। डायफ्राम मुलायम रबड़ की टोपी जैसा होता है जो गर्भाशय के मुंह को ढक देता है। इसके प्रयोग की विधि किसी लेडी डॉक्टर या परिवार नियोजन केंद्र से सीखनी चाहिए। सो 40 का हो जाएगा डी। ओके। 41 कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? 2 माह तक की कोशिका भ्रूण को एम्ब्राय कहा जाता है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक या 2 चंद्रमाह के बाद तक चलती है। इस अवस्था में निरंतर कोश सेल विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है तथा शिशु मानव आकार ग्रहण करने लगता है। सर्वप्रथम सिर के भाग में महत्वपूर्ण विकास होते हैं, निम्न भाग में विकास बाद में होते हैं। सो 41 का हो जाएगा ए, 2 माह। ओके। 42 है स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय तथा डिंब वाहिनी स्त्री का प्रमुख प्रजनन अंग है, जबकि शुक्राशय पुरुष जनन अंग है जो प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। शुक्राशय की दीवार से एक चिपचिपा द्रव्य निकलता है जो शुक्राशय में स्थित शुक्राणुओं का पोषण करता है। इसी द्रव्य से वीर्य का अधिकांश भाग बना होता है। दोनों तरफ के शुक्राशय आपस में मिलकर एक संयुक्त नली बनाते हैं जिसे स्खलन वाहिनी कहते हैं। इसी नली के माध्यम से शुक्राशय शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग में पहुंचा देते हैं। ओके। 42 का हो जाएगा ए, शुक्राशय। 43 में है निम्न में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रोनर द्वारा नहीं किया गया? तो संज्ञानात्मक विकास की इंद्रिय गतिकाल अवस्था का ब्रोनर द्वारा नहीं किया गया है। 43 का हो जाएगा सी। 44 किस शिक्षण विधि में उदाहरण के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं? आगमन विधि द्वारा नए नियम का सिद्धांत निकाले जा सकते हैं। आगमन विधि के जनक अरस्तु है। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्य एवं घटनाओं के लक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। सो 44 का हो जाएगा ए, आगमन विधि। 1 मिनट, 44 था ना? हाँ 45 डॉट द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये मोंटेसरी द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। 45 का हो जाएगा डी। 46 में है 12 से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है, किशोरावस्था कहलाएगा। आंधी तूफान का एज होता है। 46 का ये हो जाएगा। 47 नवजात शिशु के शरीर में कुल डॉट हड्डियाँ पाई जाती है 206। नवजात शिशु के शरीर में लगभग 270 हड्डियाँ होती है। 1 मिनट, गलती, हाँ सी हो जाएगा आंसर। ये अत्यंत लचीली होती है। बालक 13 से 14 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते हड्डियों की संख्या 250 हो जाती है, किंतु परिपक्वता आयु तक पहुँचते हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। ठीक है, पहले 270 रहता है, 13 से 14 वर्ष में आते आते क्या होता है 250, उसके बाद धीरे धीरे 206 यानी घटते जाता है। इसका कारण है कैल्सीकरण के कारण छोटी अस्थियां का जुड़ जाना। अस्थियों के जुड़ने के साथ साथ इनमें कठोरता भी आती जाती है। शरीर के विभिन्न भागों की अस्थियों के कठोर होने की गति भिन्न भिन्न रहती है। सबसे पहले कलाई तथा हाथों की हड्डियां कठोरता प्राप्त करती है। ओके, 47 का हो जाएगा सी। ठीक है, 48 मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय। मानव विकास प्रक्रिया के मूलभूत संप्रदाय के अंतर्गत विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विषय वस्तु, प्राकृतिक विकास की विशेषताएं, विकास के क्षेत्र एवं महत्व तथा विकास एवं अभिवृद्धि के मध्य अंतर को सम्मिलित किया जाता है। सो 48 का हो जाएगा डी। ठीक है, 49 शैशव काल के दौरान आमतौर पर किनसे डर का अनुभव किया जाता है?
शैशव काल के दौरान आमतौर पर बच्चे अजनबियों से डरते हैं क्योंकि वे अजनबियों को पहली बार देखते हैं और चिल्लाने लगते हैं और उनकी गोद में नहीं जाते। बच्चे के मन में अजनबियों को देखकर असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। सो 49 का हो जाएगा ए 50। म्यूकर एस्परजिलस और इरगॉट जैसे कवक डॉडट के समान दूषक है। म्यूकर एस्परजिलस और इरगॉट जैसे कवक डबल रोटी और अनाज के समान दूषक है। म्यूकर पेनिसिलियम एस्परजिलस नमी एवं सीलन के कारण फफूंदी के रूप में उत्पन्न होकर डबल रोटी, पापड़, अन्य अनाज तथा फल सब्जी आदि को खराब कर देती है। भोजन खाने योग्य नहीं रहता। खटाई, नमक व मीठे का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। एसिटिक अम्ल में इनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। फफूंदी हानिकारक है, परंतु फिर भी कुछ दवाइयाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सो 50 का हो जाएगा डी, डबल रोटी और अनाज। ओके। 51 बाल विकास का अध्ययन। बाल विकास बच्चे का विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। बालक विकास के साथ निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। तो 51 का हो जाएगा एक, किशोरावस्था। 52 में है कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए शुरू किए गए थे। कृषि विज्ञान केंद्र कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए थे ताकि देश में अधिक से अधिक फसल उगाया जा सके। तो 52 का हो जाएगा बी। 53 में है भारत में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम ANP में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंध है। भारत में व्यावहारिक पोषण ANP से यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंध है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ UN का एक विशिष्ट शाखा स्पेशल ब्रांच है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। सो 53 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी, यूनिसेफ। 54 में है लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है। एक मिनट, यूनिसेफ के बारे में थोड़ा और है डिटेल्स। मातृ एवं शिशु रोग के निवारण तथा इनके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील है। इस प्रकार यूनिसेफ 1959 में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा आहार एवं कृषि संगठन FAO की सहायता एवं सहयोग से विस्तृत कार्यक्रम एक्सपेंड नेशनल प्रोग्राम चलाया। इस कार्यक्रम का संचालन महिला मंडल से किया गया है। 1963 में पुनः इसी कार्य में गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए पोषण सेवाएं तैयार की गई। इसका नाम व्यवहारिक अप्लाइड पोषण कार्यक्रम अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम रखा गया। कब शुरू किया गया? 1963 में। ध्यान देने योग्य बातें हैं। ओके, 54 में आइए। लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है। तो लिखित शब्दों का प्रसार शिक्षण में अति महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। जो चीज़ें हम सुनते हैं उसे भी ही कहते हैं। दिनों में भूल जाते हैं, परंतु लिखी हुई चीज़ों को हम बार बार पढ़कर स्मरण कर सकते हैं। जिस पृष्ठ के पैराग्राफ को जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। आज भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बेतहाशा विकास किया, दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप आदि से शिक्षा दिए जा रहे हैं, परंतु छपित सामग्री की भूमिका किसी भी कीमत में कम नहीं हुई। अखबार, पुस्तकें, पत्र पत्रिका, लिफलेट्स, बुलेटिन्स, परिपत्र, दीवार, अखबार आदि ऐसी शिक्षण सामग्री है जिनकी उपलब्धता कभी कम नहीं होगी। इनके माध्यम से ग्रामीण को शिक्षित किया जाता है। यह दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात विकल्प बी सही होगा 54 का। ठीक है, दृश्य साधन। 55 में है pH 7 इंगित करता है। तो pH 7 इंगित करता है कि विलयन उदासीन है। जल एक उदासीन विलयन है जिसका pH 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH 7 से कम और क्षारीय विलयन का pH 7 से अधिक होता है। जो 55 का हो जाएगा सी। ठीक है। 56 तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है। सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। सूती वस्त्रों की भी कृत्रिम विधि द्वारा रोए उठाकर गर्म वस्त्र बनाने की चेष्टा की गई। फ्लानेल का वस्त्र उसी चेष्टा का परिणाम है। सूती वस्त्र में ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है, अतः इसे उबलते पानी में डालकर धोया अथवा विसंक्रमित किया जा सकता है। सो 56 का हो जाएगा डी।
57 में है, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। हाइजीन शब्द हाइजीनिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है, हाइजीन शब्द हाइजीनिया से जिसका अर्थ है ग्रीक देवी, अर्थात ए सही होगा। 69, निम्न में से कौन दो रंगों से मिलाकर हरा रंग बनता है? प्रकाश के वे रंग जो किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं तथा जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, प्राथमिक रंग या मूल रंग कहलाते हैं। ये तीनों प्रकार के होते हैं, लाल, हरा, नीला। ये भौतिक शास्त्रियों के अनुसार, लेकिन प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला रंग है। इनके मिश्रण से निम्नलिखित रंग प्राप्त होते हैं। पीला को बनाने के लिए हरा प्लस लाल को मिक्सिंग करेंगे, मैजेंटा बनाने के लिए लाल और नीला, पीकॉक मिलन हरा और नीला। जब तीनों पदार्थ रंगों को मिलाया जाता है तो श्वेत प्रकाश बनता है, अर्थात श्वेत प्रकाश लाल प्लस नीला प्लस हरा से बनाया जाता है। 59 का हो जाएगा डी। ठीक है, ओके। 60, चतुष्क नील लोहित क्वांटरी पर्पल है। चतुष्क नील लोहित क्वांटरी पर्पल 3R 3B 2Y। तृतीयक और चतुर्थक रंग शब्द 12 चतुर्धातुक रंगों के नाम से अधिक परिवर्तनशील है यदि वे बिल्कुल मौजूद है। हालांकि नीले और लाल रंग नीले बैगनी और लाल सिंदूर के लिए मानक है। इसके अलावा ग्रे, नीला ग्रे और ब्राउन ग्रे के शेड्स हैं जो काले रंग तक पहुंचाते हैं। 60 का हो जाएगा सी 3R 3B 2Y, मतलब 3 रेड 3 ब्लू और इसके बाद हो जाएगा 2 येलो। ओके। 61, घर की सजावट से तात्पर्य है, घर की सजावट से तात्पर्य है कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। गृह सज्जा के लिए बहुमूल्य एवं आधुनिकतम वस्तुओं एवं साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, वरन रुचि एवं सौंदर्य बोध की आवश्यकता होती है। गृह सज्जा के लिए कला तथा कल्पनाशीलता का विशेष महत्व है। 61 का हो जाएगा सी। ठीक है। 62, आदर्श रसोई घर में, आदर्श रसोई घर में यू आकृति वाली योजना होती है। यू आकार के रसोई घर में विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लिए 3 दीवारों का प्रयोग होता है। चौथी दीवार भोजन करने या अन्य क्रियाएं के लिए खाली होता है। 62 का बी हो जाएगा यू आकृति। 63 में है, जननांगिक कूट डॉट से परिवहन किए जाते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। जेनेटिक कोड DNA RNA से परिवहन जो प्रोटीन से बनते हैं। जीन जोहन्स ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। DNA का वह छोटे से छोटा खंड जिसमें अनुवांशिक कोड जीनेटिक कोड निहित रहता है जीन कहलाता है। वास्तव में जीन के अणु का वह खंड होता है जो विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन संश्लेषण का नियमन करता है। यह क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है जो लक्षणों के निर्धारक, नियंत्रण एवं वाहक होते हैं, अर्थात ये लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। 63 का हो जाएगा सी, DNA और RNA दोनों होगा। 64 में है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विश्वविद्यालयों में सीट आरक्षित है। 25% भी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक और सामाजिक पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय में 25% सीट आरक्षित है। देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए यह अधिनियम लाया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। 25% हो जाएगा। 64 का। 65 में, शांति निकेतन में ग्रामीण विकास किसके द्वारा शुरू किया गया था? शांति निकेतन 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक संस्था की स्थापना की जिसमें 8 गांव सम्मिलित थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यह ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन व निराकरण, ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना एवं साधनों में विकास लाना। 65 का हो जाएगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। 66 में कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था? तो कौशल भारत नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 66 का हो जाएगा सी। 67 में है, यह एक मानसिक रोग है। तो साइकोन्यूरोसिस एक मानसिक रोग है। 67 का हो जाएगा ए, साइकोन्यूरोसिस। ओके। 68 में है, पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण है। जनसंख्या में वृद्धि पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण है। पर्यावरण प्रदूषण को जन्म देने वाला सभ्य मानव समाज है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास तथा जनसंख्या में वृद्धि हुई है वैसे वैसे ही पर्यावरणीय प्रदूषण की दर में भी वृद्धि हुई है।
औद्योगिकरण तथा नगरीकरण ने पर्यावरण प्रदूषण को सर्वाधिक बढ़ावा दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण मानव सभ्यता की ही देन है। 168 का हो जाएगा डी। ओके, जनसंख्या, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज सभी हो जाएगा। ठीक है। 69, मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है किसका? पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिसके कारण जीव जगत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरणीय घटक के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषण को ध्वनि, वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण आदि में बांटा जाता है। मृदा प्रदूषण का वह प्रकार है जिसमें मृदा में जहरीले रसायन, प्रदूषित जल तथा कीटनाशक आदि की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। मृदा के प्रदूषण होने से भूमि बंजर हो जाती है तथा मृदा की गुणवत्ता में ध्वंस होता है जिससे उसकी उत्पादन क्षमता में गिरावट आता है। 169 का हो जाएगा ए, प्रदूषित जल। ओके। 70 में सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है क्योंकि सुलभ शौचालय निर्माण की एक सस्ती तकनीक है जिसमें 2 गड्ढे के माध्यम से शौचालय का निर्माण किया जाता है। सुलभ शौचालय एक आदर्श शौचालय का उदाहरण है क्योंकि यह सस्ता, टिकाऊ होने के साथ साथ इसमें एकत्रित मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। वातावरण के प्रदूषित होने का भय नहीं रहता तथा इसका पानी कहीं अन्य न बहाने से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता है। 170 का हो जाएगा डी। ओके। 71 में घर के अमुक को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। घर के अमुक को प्रभावित करने वाले कारक है सूर्य भ्रमण चक्र, हवा की दिशा तथा वर्षा की गति, भूखंड की स्थिति। 71 का हो जाएगा डी। ठीक है। 72 में आनुवांशिकता को सबसे मूल इकाई है। आनुवांशिकता का सबसे मूल इकाई क्या हो जाएगा? तो जीन हो जाएगा। जीन के द्वारा ही मनुष्य अपने पूर्वज के ही सादृश्य पैदा होते हैं। यह क्रिया वंशानुक्रम कहलाती है। क्रोमोसोम्स में माता पिता के जीन्स पाए जाते हैं जो माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के विभिन्न आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करते हैं। 72 का हो जाएगा बी। 73 में है कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए पथरी के रोगी को क्योंकि ब्रिक में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ब्रिक उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख भाग है। 73 का हो जाएगा एक, पथरी के रोगी को नहीं देना चाहिए। 74 में है चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? तो चेचक एक अत्यंत संक्रामक, भयंकर और घातक रोग है। इसके फैलने का एक प्रमुख कारक एक विशेष विषाणु है जो वायु द्वारा संक्रमित होता है। इस वायरस को वेरियोला वायरस कहते हैं। चेचक के रोग से बचने के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को चेचक का टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। चेचक के संक्रमण से रोग प्रकट होने का समय सामान्यतः 11 से 21 दिन तक ही होता है। तो 74 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, वेरियोला वायरस। 75 चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? चावल के पानी यानी मार जैसा सफ़ेद दस्त हैजा का लक्षण है। हैजा प्रदूषित जल, खाद्य पदार्थ एवं मक्खी में उपस्थित विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। हैजा से पीड़ित व्यक्ति उल्टी, दस्त करना जिससे पानी की कमी हो जाती है तथा पेशाब बंद हो जाता है। संक्रमण अधिक होने पर हाथ तथा पैरों में ऐंठन हो जाती है तथा रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो 75 का हो जाएगा सी, प्यास और संक्रमण दोनों होगा, नहीं हैजा होगा। 76 में एंटीबॉडीज सुरक्षा प्रदान करता है। एंटीबॉडी शरीर को रोगाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीबॉडीज रक्त प्लाज्मा में रोग प्रतिकारक के रूप में पाए जाते हैं तथा शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट करते हैं तथा उनके द्वारा उत्पन्न हानिकारक पदार्थ को विषहीन कर देते हैं। शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण प्राकृतिक, उपार्जित एवं कृत्रिम कुल 3 तरीके से होता है। 176 का हो जाएगा बी, संक्रमण से। ठीक है। 77 में है रेबीज को डॉट भी कहते हैं। रेबीज जिसे हाइड्रोफोबिया, जल भय, फियर ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक घातक विषाणु जन्य रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः प्रभावित करता है। मनुष्य में यह रोग ऐसे किसी जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज के विषाणु विद्यमान होते हैं। सिर दर्द, गले में दर्द तथा हल्का बुखार 2 से 10 दिन तक इस रोग के प्रारंभिक लक्षण हैं। 177 का हो जाएगा बी। ओके। जल भय। 78 में है विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया डॉट कहलाती है। विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। जब कोई पदार्थ जिसके प्रति शरीर संवेदनशील होता है शरीर में प्रवेश करता है तो यह प्रतिरक्षी उस पर आक्रमण करते हैं। 178 का क्या हो जाएगा? बी, एलर्जी।
ओके। 79। शरीर की कौन सी रक्तवाहिनी साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है? हिपैटिक पोर्टल नस एक रक्तवाहिका है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पित्ताशय की थैली, पैनक्रिया और प्लीहा से यकृत तक रक्त लेती है। इस रक्त में पचाने वाली सामग्री से निकाले गए पोषक तत्व और विषाक्त पदार्थ होते हैं। यह रक्तवाहिका सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है। 79 का हो जाएगा हिपैटिक पोर्टल वेन, डी हो जाएगा। 80। केस्कु रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 33 जोड़ियां, ठीक है, निकलती है। मानव शरीर में मेरुदंड का विशेष महत्व है। इसे केशेरुदंड अथवा रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। यह शरीर के लिए आधार का कार्य करता है। ओके। 81 में है, शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है? शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन सेरिबलम के द्वारा होता है। मस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे अनुमस्तिष्क सेरिबेलम स्थित है। अनुमस्तिष्क का संबंध विशेषकर अंतःकरण से और पेशियों तथा संधियों से है। अन्य अंगों से संवेदनाएं यहाँ आती रहती है, उन सब का सामंजस्य करना इस अंग का काम है, जिससे अंगों की क्रियाएं समरूप में होती रहे। शरीर को संतुलित अवस्था में बनाए रखना इस अंग का विशेष कार्य। 181 का क्या हो जाएगा? सी, सेरिबलम। 82 में है, महाधमनियां अशुद्ध रक्त ले जाती है। पल्मोनरी महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है। यह शरीर से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी फेफड़ों में ले जाती है। धातु है कि शरीर में रक्त परिवहन धमनी और शिराओं के माध्यम से संपन्न होता है। शिराएं जहां शरीर से अशुद्ध रक्त शुद्ध करने के लिए हृदय में ले जाती है, वह धमनियां हृदय द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है। परंतु पल्मोनरी शिराएं फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में पहुंचाती है तथा पल्मोनरी महाधमनी फेफड़े में अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। 82 का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। 1 मिनट। 83। हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं के निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है? तो फोलिक एसिड और लोहा की आवश्यकता होती है। 83 का बी हो जाएगा। हृदय में डायस्टोल के समय स्पंदन की इस अवस्था में हृदय पेशियों के अनुपस्थिति के फलस्वरूप हृदय का आयतन बढ़ जाता है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर वापस जाने वाली शिराएं अपना रुधिर हृदय में भर देती है। 84 का हो जाएगा ए। 85 में रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है, तो 80 से 120 मिलीग्राम रक्त होता है। 85 का हो जाएगा बी, 80 से 120। ओके। अग्नाशय रस की निर्मुक्ति किससे प्रेरित होती है? तो अग्नाशय पैनक्रियाज इस रस निर्मुक्ति ट्रिप्सिनोजेज होती है। अग्नाशय रस अग्नाशय से निकलता है। इसमें 3 प्रकीर्णन होता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। 86 का क्या हो जाएगा? सी। 87 में लार ग्रंथि के एंजाइम पाचन करते हैं। लार ग्रंथि के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। लार का मुख्य कार्य मुंह की झिल्ली और जीभ को गीला रखना, ताकि हमें बोलने में असुविधा न हो। लार में उपस्थित एमाइलेज नाम का एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को चीनी में बदल देता है। हमारे मुंह में लार 3 लार ग्रंथियां द्वारा स्रावित किए जाते हैं। पहला, जो कि सबसे बड़ा होता है, पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा होता है सबमेड्यूलर ग्रंथि तथा तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। तो 87 का क्या हो जाएगा? सी। ओके, कार्बोहाइड्रेट। 88 में एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है, उसे टाइलिन यानी टाइलिन कहते हैं। लार ग्रंथि से लार का स्रावन स्वतः तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। लार में 2 प्रकार का स्रावन होता है, श्लेष्मी, इसमें म्यूसिन नामक श्लेष्मिक होता है जो मुख गुहा में भोजन की लुगदी को चिकना और रसदार बनाता है। सिरमी स्राव, इसमें टाइलिन लारिये एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। 88 का क्या हो जाएगा? सी। 89 टॉन्सिल होने पर उपयोगी है। टॉन्सिल होने पर नमक के गरारे करना लाभदायक होता है। यह रोग मुख्यतः जुकाम के कारण होता है। आवाज़ में परिवर्तन इसका सबसे बड़ा लक्षण है। इसमें कंठ में खराश तथा घुटन का अनुभव होता है तथा श्वसन गति तीव्र हो जाती है और सांस लेने में कष्ट होता है। रोगी को गर्म पानी में 1 चुटकी नमक डालकर गरारा करना चाहिए। रोगी को सादा व हल्का भोजन दिया जाना चाहिए। 89 का क्या हो जाएगा? ए।
ठीक है। 90 में है, फेफड़े की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? फेफड़े की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु 1600 घन सेंटीमीटर होती है। 90 का हो जाएगा बी, 1600 घन सेंटीमीटर। 91 में मनुष्य के सभी कृतंक, रदनक, दंत गिर जाने पर शेष बचेंगे। तो एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 तथा कुल 32 दांत पाए जाते हैं, जिनमें 8 कृतंक होते हैं, 4 रदनक होते हैं, 8 अग्रचवर्णक तथा 12 चवर्णक दांत होता है। यदि किसी व्यक्ति के कृतंक व रदन दांत गिर जाए तो सिर्फ 20 दांत ही बचेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए। 8 कृतंक है और 4 रदनक है और 8 अग्रचवर्णक, 12 चवर्णक है, जिसमें क्या बोल रहा है, कीर्तन और रत्नक, यानी 8 4 12 गिर जाएगा तो 32 में से 12 गए तो 20 बचा। ठीक है। 91 का बी, स्टर्नर्म को कहते हैं। सीने की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। यह लंबी एवं चपटी अस्थि वज्र के बीच में गर्दन के नीचे पेट के ऊपर स्थित होते हैं। पसलियों के समान के सिरे इसी की लंबाई के अनुदिश दोनों ओर से जुड़े होते हैं। 92 का हो जाएगा बी, सीने की हड्डी। ठीक है। 93 में अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। अंगों को जोड़ने का कार्य संयोजी ऊतक द्वारा किया जाता है। संयोजी ऊतक रेशेदार ऊतक होते हैं। इनका मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। ये ऊतक मानव के प्रत्येक अंग में पाए जाते हैं। 93 का क्या हो जाएगा, सी। 94 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। सन 1839 ईस्वी में स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार सभी सजीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिकाओं से होती है। 194 का क्या हो जाएगा, बी। 95 में है, एक्टोमॉर्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर होते हैं। एक्टोमॉर्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर लंबे तथा पतले होते हैं। ये मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा यह अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं। 195 का क्या हो जाएगा, सी, एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक लंबे तथा पतले होते हैं। ठीक है। 96 में है, 2 वर्ष की अनन्या किसी भी 4 पैर वाले प्राणी को डॉगी कहती है। वह भाषा त्रुटि कर रही है, जिसे कहते हैं ओके, ओवर एक्सटेंशन, अधिक व्याप्ति, ओवर एक्सटेंशन, है ना, बी हो जाएगा। 96 का बी। 97 में है, निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है। निकिल एवं डॉर्सी ने साधन को मानवीय और अमानवीय नॉन ह्यूमन समूह में वर्गीकृत किया है, किंतु इन्होंने समय को अमानवीय साधन माना है। इनके अनुसार साधन इस प्रकार है। मानवीय साधन में आ जाएगा योग्यता, कौशल, अभिवृत्ति, शक्ति, ज्ञान, ये मानवीय साधन है। अमानवीय में आएगा समय, धन, वस्तु है। अतः विकल्प बी सही है, कुशलता, ज्ञान, शक्ति। ठीक है। 98 में आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है। आय व्यवस्थापन के लिए सबसे पहले लक्ष्य को जानना आवश्यक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि लक्ष्य के बारे में जानकारी होती तो उसी के अनुसार आय का वितरण विभिन्न स्थानों आवश्यकता के अनुसार करके बेहतर ढंग से व्यवस्थित करते हैं। 98 का क्या हो जाएगा, ये। 99 में है, 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना है, यह सिद्धांत डॉट डॉट पर लागू होता है। तो तीनों मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर लागू होता है। परिवर्तन पर लागू होता है। 99 का हो जाएगा ये, शरीर की स्थिति में परिवर्तन। 100 लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का। कार्य अध्ययन किया जाता है। प्रक्रिया चार्ट, संक्रिया चार्ट तथा सूक्ष्म गति अध्ययन तीनों द्वारा कार्य का अध्ययन किया जाता है। ओके, बाय, थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टू टेक केयर।